शब की तन्हाई में शबनम जाने क्या आया ख्याल, हम उन्हें आवाज देकर नागहां चुप हो गए। क्या बात। अरे सर, ये औरत की ट्रेजेडी की बात करती है हमारे 12 फिल्म। कुछ और भी बना सकते थे, कोई रोमांटिक बना लेते, कुछ कॉमेडी फाइट। इतनी मुश्किलें, इतनी मुसीबत के साथ हमने कोई चीज की है, ये सोच के तो नहीं किया होगा ना कि चलो ये करके माहौल खराब करते हैं देश का। क्या एक मुस्लिम परिवार भारतीय गणराज्य का हिस्सा नहीं है क्या? काफ़ी जगह से कॉल भी आया हमको रेप थ्रेट्स का, रेप करेंगे, गला काट देंगे। मेरे तो ऐसे ऐसे स्पेशल वीडियोस एडिट कर करके बनाए जा रहे हैं आईसिस स्टाइल में कि गर्दन वर्दन पे लगा के कि आदमी एक बार देख ले तो घबरा के देश छोड़ के भाग गए। भैया सिक्योरिटी के बावजूद लोग मरे हैं कि नहीं मरे? बिल्कुल। क्योंकि जब आप ज़ियारत करने के लिए, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए पाक मुकद्दस जगह मक्का मदीना में जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम सलाम करके आएंगे, बोसा लेंगे, उस वक्त पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अंदर गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे, दस्तक द्वार पे दी तो अंदर से गुरु की आवाज आई, कौन? तो राम और लक्ष्मण बोले, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। मुझे उन्होंने पार्टी दी सर ने। हाँ, ऐसे ही। तो शेर की तरह आप गरजो, क्योंकि अगर गलती करोगे तब भी गुरु संभाल लेगा। अहले दिल चुप हो गए, अहले जुबान चुप हो गए, सुन के अफसाना मेरा, अफसाना खां चुप हो गए। शब की तन्हाई में शबनम जाने क्या आया ख्याल। और मुझे ऐसा टीजर से लग रहा था कि ये हिंदू मुसलमान की फिल्म है। अभी जब फिल्म आएगी तो ऐसे ही और बादल फटेंगे, मुझे लगता है। एक दिन मजनू जो जंगल में गया, पढ़ रहा था वहां एक आदमी नमाज, कर रहा था वो नमाज हकदा। मजनू जो उसके सामने होकर गया, बोला वो, तुझको इस फेल की दूं क्या सजा? मेरी आंखों के सामने गया तो निकल, मेरी इबादत में पड़ गया खलल। बोला मजनू, इश्क लैला में सरासर चूर था, देखने से मैं तुझे मजबूर था, मगर तू खुदा की याद में कैसा डूबा, अपनी आंखों से रहा मुझको बराबर देखता। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ जिस तरह से चाहो इन पे खेती करो। और ये टीज़र में आप लोगों का जब टीज़र आया था, पहली लाइन ये थी, फिल्म का नाम हमारे 12। मैंने पढ़ा, कंट्रोवर्शियल कमेंट्स एकदम, मार देंगे काट देंगे। फिर मैंने अन्नू कपूर साहब को देखा, जिनको हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, जो मतलब एक लाइन भी अगर बोलते हैं तो उसमें रिसर्च होती है और उसमें वज़न होता है। तो इस तरह का डायलॉग और इस तरह की फिल्म बनानी क्यों पड़ी? सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा मैं बात। टीजर कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म की झलकी देने के लिए बनाता है कि भाई मेरी फिल्म का टोन या मेरी फिल्म का ये प्रमाइस है, इस प्रमाइस के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत में आप तो खुद को इंटरेस्ट रखते हो, गाना गाने से पहले थोड़ा सा आलाप लेते हैं। या किसी एड फिल्म की बात करें कि भाई ये मैं कार बेच रहा हूँ, एक कार ये इस तरह की कार होगी, लेकिन असल में जब आप उसको देखेंगे, जब एक्चुअल उसका निरीक्षण करने जाएंगे, तब आपको पता पड़ता है कि कार या वो कोई भी चटनी हो, मसाला हो, किसी भी तरह के खाने की चीज़ हो, देखने की, टीजर एक हिंट होता है, एक इशारा होता है। इशारा को आपने, क्या हुआ कि इन्होंने इशारा किया कि वो चांद है और उंगली इन्होंने पकड़ ली कि ये चांद है, नहीं, इशारा था इसलिए, और इशारे के ऊपर सारा बावेला मचा दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब ट्रेलर देखा मैंने, उसमें तो बात समझ में आती है कि ये औरतों की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो टीज़र आपने जानबूझ के ऐसा बनाया कि बवाल हो जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि आयत नंबर 223 में ये चीज़ लिखी हुई है, हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। नहीं, टीज़र तो आपने बनाया ना, वो ये जो लिखा है ना, बिल्कुल आयत से रूबरू उठा के हमने रखा हुआ है, उसमें ना एक शब्द की हेर फेर की कुछ भी नहीं है, जैसा उसमें लिखा है एज इट इज़ हमने अपनी फिल्म के अंदर डाला है। ऐसे वीडियो काफ़ी सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, हज़ारों वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देखिए। अच्छा, आप लोग प्रोड्यूसर्स हैं, धमकियाँ भी बहुत मिल रही हैं, पारितोष भाई सही सलामत है? हाँ, गालियाँ मिल रही हैं, सही सलामत हैं, क्योंकि प्यार भी बहुत मिल रहा है और सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। और ट्रेलर के बाद लोगों के रिएक्शंस बदले हैं। आप नीचे कमेंट्स फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि मेरा खुद का नज़रिया बदला ना, पहले मैंने टीज़र देखा तो मेरे को बहुत ज्वलंत लगा। आप लोग प्रोड्यूसर्स हैं, आपने पैसा लगाया इस फिल्म में, तो यही सब्जेक्ट क्यों आपने चुना? मतलब कुछ और भी बना सकते थे, कोई रोमांटिक बना लेते, कुछ कॉमेडी, पारितोष त्रिपाठी को ले रहे हैं, कॉमेडी बना लेते, अन्नू सर तो क्या क्या कुछ कर लेते हैं, मतलब उनको ले आए आप ऑन बोर्ड, यही बड़ी बात है। तो
ऐसे बवाल में फंसने की क्या जरूरत थी? बिकॉज आप देख रहे हैं कि हमने भी देखा हमारे घर में, हमारी फैमिली में, इनफैक्ट हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, पॉपुलेशन का मुद्दा उठ रहा है हर जगह। बिकॉज सब जगह कहीं किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी घर पे खाना नहीं है। महिलाएं शुरू से एंड तक के सफ़र कर रही होती है, जब से शादी होती है उसके बाद से मरने तक के सफ़र कर रही होती है, बिकॉज ऑफ बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं उनके। तो ये सारे देखते हुए हमने इस स्टोरी को, एक राइटर आता है बताता है ऐसे ऐसे स्टोरी है सर, इस पर काम करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारी पूरी जनता के लिए अच्छी चीज़ है, हमारी माताओं के लिए अच्छा है। तो ये सोच के हमने इस स्टोरी पे काम किया। अनु सर, आप कैसे ऑन बोर्ड आए? मतलब मुझे इसके ट्रेलर में सबसे ज़्यादा हैरानी आपको देख के हुई, उनको देख के भी हुई, क्योंकि वो अब तक जिस तरह के किरदार करते रहे हैं, हंसाते रहे हैं, एकदम अलग। आपको देख के भी मुझे बहुत हैरानी हुई। इससे पहले कि मैं अपने बारे में बोलूं, परितोष भैया का करने का मकसद ये होगा कि हर कलाकार प्रूव करना चाहता है कि मेरे अंदर कला के हर रंग है। जैसे अभी आपने कहा, परितोष त्रिपाठी को आप जैसे ही देखते हैं, आप देखते हैं कि क्या मस्त मौला आदमी है मस्त एकदम। मौला हंसा के। अब जब इनको एक गंभीर रोल ऑफर हुआ, इन्होंने कहा यार मैं प्रूव करूंगा कि मैं सिर्फ हंसा ही नहीं सकता हूं, मैं रुला भी सकता हूं। शायद ये भी पीछे काम कर रहा हूं। अभी बची मेरी बात, तो मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई शहर आया 3-4 साल बाद, जब इस काबिल हुआ कि लोग इंटरव्यू लेने लगे, तो उन्होंने कहा तो आप अच्छा, तब मुंबई नहीं बम्बई हुआ करता, तो बम्बई आप एक्टर बनने आए थे? नहीं, से एक्टर तो बनाया था, बम्बई पैसा कमाने आया हूँ, गरीब आदमी एक्टर पैसा कमाने आया हूँ। तो मैंने हमेशा देखा इनिशियल दिनों के अंदर तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो जिसने दे दिया भाई करना, 10,000 रुपये, 3,000 रुपये दे दिए, 4,000 रुपये दे दिए। एक पॉइंट आता है कि अब 4-5-10,000 रुपये नहीं, लेकिन आप कहते हैं यार मुझे, अच्छा बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, अच्छा ठीक है, लगा इसमें संभावना है, पैसा कितना है, तो ये संभावना, अच्छा रोल, अच्छा पैसा, अच्छे सही टाइम के ऊपर देना मेरे को, बस हो गया। इसलिए बाकी बची कि स्क्रिप्ट और कंटेंट बहुत पावरफुल था और है, और बाकी तो आप देख चुके हैं। आपने अमित भैया का, मुझे अन्नू जी को देखकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि शायद आपने इतना इंटेंस रोल नहीं देखा होगा। मेरा इंटेंस रोल या आंखों से चूक गया होगा, मैंने इंटेंस रोल किए हैं। तो आपके बहुत किए हैं, बट ये तो थोड़ा, लेकिन क्योंकि मुद्दा कंट्रोवर्शियल है। जिस व्यक्ति को गांधी करते हुए देखा, उस व्यक्ति से सावरकर करते हुए देखा, उस व्यक्ति से आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये उस्ताद मंजूर अली खां संजरी करे, ये शायद आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन वही मेरा कलाकार है, वो उसी को काम करने के पैसे मेरा सेठ देता है। मेरा नहीं सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। इसलिए कि इनको मालूम था कि ये आदमी हमारे रोल के साथ जस्टिफाई करेगा, और ये आदमी गलत नहीं होने देगा, ना गलत काम करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है मेरे लिए। परितोष भाई, क्या मतलब इमेज चेंज करने की जरूरत महसूस हुई, या फिर वही लगा कि एक्टर हूं तो सिर्फ एक जोनर में नहीं रहना है मुझे? इस फिल्म से दोनों चीजें हो रही थी। अगर इमेज की बात करें तो मेरी इमेज भी चेंज हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि शायद सोसाइटी भी चेंज हो जाए, या अगर चेंज ना हो तो कुछ तो असर पड़े। हम इस माध्यम से कुछ सवाल कर रहे हैं। भाई बड़ी सीधी सी बात है, मुझे एक टीवी शो से पहचान मिली, सुपर डांसर मामा जी के किरदार से। मुझे बुलाया गया था कि आप चुटकुले सुनाइए, आप हल्की फुल्की शायरी कीजिए, आप शिल्पा जी पे आशिकी कीजिए, यही शब्द थे। वहाँ पे बाप बेटे का एक्ट होता है, और मुझे ओम व्यास जी की पंक्तियाँ याद आती हैं, पिता रोटी है कपड़ा है मकान में रिसाइट करता हूँ। और अगले दिन से फिर मुझे गंभीरता से देखा जाने लगता है। एंकर को सिर्फ, मतलब ये नहीं कि खाली ये कंटेस्टेंट का नाम बोलेगा, साबुन तेल का नाम बोलेगा, जो कि चल रहा था उस समय। उसके अलग से देखा गया। मजदूरों पे हमने बात की, मजदूर पे मैंने कविता लिखी, मैंने फादर पे लिखी, मैंने मदर पे लिखी। मुझे लगा कि इतना बड़ा मंच है जहाँ से इस तरह की बात भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये इतना सशक्त माध्यम है कला का, सिनेमा। लोग सबसे ज़्यादा भीड़ लगाते हैं खिड़की पे, लोग सिनेमा देखते हैं, सिनेमा लवर्स हैं। तो इस माध्यम से अगर कोई बात अच्छी पहुंचती है तो क्यों ना उसका हिस्सा बना जाए। मैं बहुत छोटा हिस्सा हूं इस फिल्म में। सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इसकी कहानी है। इसकी कहानी इतनी स्ट्रांग है ना, इतनी स्ट्रांग है कि हम सब उसकी छोटी छोटी कड़ियां हैं। बिल्कुल, कहानी अपने आप में कंप्लीट चीज है, और लोग उसको रिसीव करेंगे, इस बात का भरोसा है। शूट करते वक्त भी आपको पता है, मतलब अनु सर मॉर्निंग से काम करना शुरू करते हैं,
तो आदमी अर्ली मॉर्निंग काम करता है तो वो इंसान चाहता है कि हमें छुट्टी के वक्त पे मिले। 8 बजे तक अधिक से अधिक, रात के इन्होंने 1:30-2 बजे तक शूटिंग की है और डिनर भी छोड़ा। इन्होंने बोला कि मैंने कई सालों में ऐसा नहीं किया था। उस सीन में हम लोग घुस गए थे इस हद तक कि कुछ हो रहा था, नहीं होता कि मैजिक हैपेंस, हम इंतजार करते हैं कि कुछ चीज हो। कहानी अपने आप को लिखवा लेती है और जो परफॉर्मेंस होती है ना वो कलाकारों से अपनी करवा लेती है, वो चीज़ हो जाती है। एक काम करते हैं, करते नहीं, होने देते, तो वो होने देने वाला माहौल था ना, तो ऑब्वियस सी बात है हमें भी वो कुछ क्रिएट करते वक्त मज़ा आ रहा था। इतना सच में पसीने में तरबतर हो गए थे, बुरी हालत थी, पेट में वो हो गया था मेरे, पित्त बढ़ना जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि मैं वोमिट करते गर्मी हो गई थी इतनी। दाल खिचड़ी और ये दही, इस पे इतनी मुश्किलें, इतनी मुसीबत के साथ हमने कोई चीज़ की है, ये सोच के तो नहीं किया होगा ना कि चलो ये करके माहौल खराब करते हैं देश का। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में जो मुझे लगता है किसी भी जिम्मेदार भारतीय को करनी चाहिए। उसके बाद वो एक्टर होता है, उसके बाद वो किसी परिवार से आता है या किसी समाज से आता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इस फिल्म से, कंट्रोवर्सी भी जिस पे हो रही है, आप सबसे इस सवाल का जवाब चाहिए होगा, क्या किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है ये फिल्म, या सिर्फ टीजर ट्रेलर से ऐसा लग रहा है? अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है, ये बताइए मुझे कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक विशेष, वही लोग कमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम फैमिली की कहानी है जो टीजर ट्रेलर से समझ में आ बस रहा है। भैया आपने ही बात कही, एक मुसलमान परिवार की कहानी है जिसका मुखिया है उस्ताद मंजूर अली खान संजरी, बस एक परिवार की कहानी, बस दैट्स इट। आपने अपने खुद ही बात अगर की। यही अगर फैमिली कहानी है। यही कहानी अगर हिंदू की होती, यही कहानी अगर क्रिश्चियन की होती या किसी और धर्म की, तो तब भी यही बात आती। हाँ, फिल्म बनाने के लिए कहानी चाहिए ना, उसके लिए परिवार चाहिए। नहीं तो उसमें फिर 2-3 परिवार भी तो दिखा सकते थे आप, नहीं, या दिखाएं। डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे मेरे हैं, दिमाग कहानी में बना एक रहे सवाल जो एज अ जर्नलिस्ट है, सिनेमा छोटा सा 2 एक- घंटे की ही बनानी है फिल्म, 2 घंटे की ही बनानी है, तो 2 घंटे में हम एक, होता है ना कोई कहानी होती है, जैसे दम ला के हईशा में एक फैट औरत है जिसकी शादी हो जाती है किसी परिवार में, वो किसी भी परिवार की हो सकती थी। उस समय भी आई थी समस्या उसके लिए भी आया था बहुत सारे, जब वो हाँ। ये एक मोटी औरतों पे आप कमेंट पास कर रहे हो, उसके लिए भी आया था। वो उस घर की कहानी है ना। एक मुद्दे की कहानी है, सबसे बड़ी बात कंटेंट है। एक ये ऐसी फिल्म है कि ठीक है, मैं कहता हूँ इंडिया में कुछ लोगों ने, आपने बताया कि कुछ लोगों ने इस पर कमेंट्स किया, लेकिन हमारे साथ तन्नू सर कांस में गए, स्पेशल वहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग हुई, फिल्म का प्रीमियर हुआ, बड़े लोगों ने वहाँ पे तारीफ की, स्पेशल मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मिला, फिल्म को दिखाई गई वहाँ पे इंडियन पवेलियन में, साथ में यूके में हुआ। और अगर इस तरह का अगर मुद्दा होता तो पूरे वर्ल्ड वाइड फिल्म रिलीज हो रही है। अब पूरे वर्ल्ड वाइड में 15-20 कंट्री में आ रही है। एक इस्लामिक कंट्री ओमान है, वहाँ तो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ से सेंसर बोर्ड ने पास किया, बोला कि आप इस मुद्दे को आकर दिखाओ। और ऐसी फिल्में बनाने आप बना रहे हो, इतनी अच्छी फिल्में हैं जो एक पॉपुलेशन के लिए अवेयरनेस है, मतलब उनके बारे में आप बता रहे हो कि एक कितना बड़ा अच्छा मुद्दा है कि ये 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, क्योंकि 2000 का इंडिया अलग था, 1980 का इंडिया अलग था, देश आज़ाद होने के बाद का इंडिया अलग है, 2024 की अलग है। एक तरफ चांद पे जाने की बात करते हैं, संसाधन तो आपके पास उतना ही है ना, क्षेत्रफल बढ़ तो नहीं रहा है। तो एक मुद्दे की फिल्म है, 7 जून को आ रही है, आप उसको देखिए फिर जजमेंट कीजिए। और मुझे अच्छा, ऐसा टीजर से लग रहा था कि ये हिंदू मुसलमान की फिल्म है, ट्रेलर आया तो समझ में आया कि नहीं नहीं, ये एक परिवार की कहानी है। अभी जब फिल्म आएगी तो ऐसे ही और बादल फटेंगे, मुझे लग रहा है, और पिक्चर क्लियर होगी, फिर समझ। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जैसे टीजर से ट्रेलर तक में पता चला कि भाई कहानी वो नहीं है। पर्दे खुल रही हैं। ये कांस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, लंदन स्क्रीनिंग हुई, वहां पे लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया है क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी है, और सबसे बड़ी बात इसलिए वो खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। यहाँ के लोग देखेंगे वो इस्लामिक कंट्री से हमें आज फिजी में सेंसर मिल गया और वहाँ रिलीज हो फिजी में मिला, डे बाय डे फिजी में मिला, परसों दिन सिंगापुर में मिला हमें। कितनी कंट्रीज में रिलीज कर रहे हैं आप इसका? 15 कंट्री में 15 कंट्रीज। अच्छा अनु सर, कांस का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब एक फिल्म को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, खास तौर पे ऐसी फिल्म को जिस पे अपने देश में हल्ला मचा, आग लगी, आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं, धमकियों पे आते हैं, जब स्टैंडिंग ओवेशन मुझे, मिली वहां पे क्या? कान में इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि इम्पा की तरफ से ये प्रस्तुति थी, इम्पा की तरफ से भारत पवेलियन में प्रस्तुति थी। एक छोटी सी, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं
कभी कभी टाइम की वजह से, कभी कभी समझ में नहीं आता, इतने प्रोड्यूसर्स के सामने इतनी सारी समस्याएं होती हैं, सडनली डेथ थ्रेट आने शुरू हो गए, तो एक चीज़ मिस हो गई, हम ऑफिशियल एंट्री नहीं कर पाए। ऑफिशियल एंट्री होती तो फिर कुछ बात ही कुछ और होती। गाजे बाजे के जा क्योंकि सबने बोला वहां पे देखिए कर इस फिल्म को तो ऑफिशियल एंट्री हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल जब एंट्री होगी किसी भी जगह के ऊपर, अभी मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आप टोरंटो में ऑफिशियल एंट्री करो, तो ऑफिशियल एंट्री, बाकी तो सब ठीक है, प्रोड्यूसर ने इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, और थोड़ा बहुत हमें जिस डिपार्टमेंट की तरफ से निराशा मिली उसकी चर्चा अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन लंदन में जब स्क्रीनिंग हुई, सो इन्होंने विशेष लोगों को बुलाया था, प्रेस को, मीडिया को बुलाया था, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था। हाँ, एक होता है ना कि आप फीडबैक कर रहे हैं, नहीं, जेन्युइन रिस्पांस था उनका। अच्छा, एक थोड़ा सा मुद्दे से हटूंगा, एक आपको फिर से एक बड़ा इंटरनेशनल सम्मान मिलने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में भी बात हो जाए, लगे हाथ अगर कान की बात हुई है तो। उसके लिए तो पहले क्लैपिंग बजता है कि सर हमारे साथ, प्राउड करते हैं कि सर मतलब हम लोग को ऐसा मौका मिला, रियलिटी एज एन न्यू प्रोड्यूसर, कि सर ने हमें मौका दिया कि भाई साथ मिलकर काम करने का। और मैं अमेजिंग बोल नहीं सकता हूँ जो सर की नॉलेज है, और जो बार बार मैं हमेशा ही बात कहता हूँ। मैंने फिल्म जर्नलिज्म ही सर को सुन के शुरू किया। जहाँ भी हम जाते हैं कोई ना कोई मिल ही जाता है। सर ने कितने सारे रंग अपने दिखाए हैं बिल्कुल। कला के, ये भी देखिएगा। और बहुत मुश्किल किरदार है जो इन्होंने प्ले किया है। कव्वाल है, सिंगर है, कलाकार आदमी है, उसके अलावा वो घर में कैसा है, वो लोगों के प्रति नजरिया कैसा रखता है, बेटों के प्रति कैसा है, बेटियों के प्रति कैसा है, स्त्री के प्रति कैसा है। वो एक ही आदमी है ना, किसी का शेर है ना कि कई आदमी, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। बिल्कुल उस तरह का। वो तो खैर उनसे टाइम हमेशा चाहिए, वो उनका टाइम मिलना, वो जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया वो उनकी खुशकिस्मती है। तो मतलब वो अमित भैया ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था पिछले साल फिल्म की वजह से यहीं नहीं। पे दिल्ली में होटल के अंदर, बहुत ही बढ़िया। और तो देखते ही पहला मुझे समझ में आ जाता है भाई, ये सही आदमी है, उसको पता है कि क्या बात करनी है, किस तरह से वो मोड़ना है। और मुझे लगता है अमित जी, एक एबीपी न्यूज़ के माध्यम से मैं कुछ बता देता हूँ, जो टीज़र को लेके इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, और बहुत ज़्यादा, जैसे आपने शुरुआती वहीं से की कि तुम्हारी औरतें, तो ये जो लाइन है तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, इसके थोड़ा आगे का पार्ट, ये आयत नंबर 223 से हमने उठाया। और वो आपने इसमें भी बताया, हाँ, शुरुआत इसी से होती है, इसी से उसके बाद होती ये है। लाइन आती। सर वो बात हमारी रह गई बीच में, जो आपको सम्मान मिलने मैं वाला, बिल्कुल वो थोड़ा बता सा रहा हूँ, उसके बारे में क्लियर आप करो कि कुरान मजीद में आयत तो बहुत सारी हैं। कुरान मजीद में बहुत सारे सूरा हैं, आल इमरान है, अल बकरा है, बहुत सारे सूरा, अलग अलग सूरा मतलब अलग अलग अध्याय, जैसे कि प्रथम अध्याय, 2 अध्याय, हर अध्याय का नाम दिया गया। तो जो दूसरा सूरा है, सूरा 2 है, वो है, उसका नाम है अल बकरा। अल बकरा की ये जो आयत 223 है, उसके मुतालिक कमल चंद्रा साहब जो हमारे डायरेक्टर है वो बात कर रहे थे। 223 आयतें और भी सूरा में होंगी, उसके मुतालिक बात कर रहे थे, उसको कोई इंटरप्रेट नहीं किया है। यूं का यूं ही जो पाक और मुक़द्दस कुरान मजीद के अंदर जो है वही उस तरह से सामने रखा गया है। अब आपने कहा कि मैं बताऊं, तो ये संस्था है जो बाहर जाकर भारतीयों को उनकी सेवाओं के लिए, या उनके जो भी अपने फील्ड में जिन्होंने भी उनको लगता है कि कुछ किया है, तो भारत गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। आई थिंक पिछले साल ये सम्मान ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ था। इस बार 5 जून को फ्रांस के सेनेट में उसको पाले दू लग्जमबर्ग, पेरिस में, जो फ्रांस की सेनेट है, असेंबली पार्लियामेंट आप कह सकते हैं, वहाँ पर ये प्रदान किया जा रहा है। तो आपके हम्बली बहुत बहुत 5 जून को ये मिल रहा है, तो मैं 3 जून की रात को निकल रहा हूँ और फिर 7 जून को इसके लिए आ जाऊँगा। मैं भागना पड़ रहा है मुझको। तो ये है। बाकी बची जब आदमी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, वो प्रोड्यूसर हो, वो डायरेक्टर हो, वो एक्टर हो, या देखने वाले हैं, एक फिल्म जो है वो एक स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये सरकार, या डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, किसी
सरकार के मंत्रालय से पास किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, वो उसका अपना है। लेकर आप समझे ना कि यार भैया कल के दिन को मैं डॉक्यूमेंट्री दिलवा देता हूं कि तुम्हें जनसंख्या के ऊपर ये वो बनानी है, जल 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 कितनी बड़ी आवश्यकता है इसके ऊपर मैं भी करता ही हूँ, जल के नदियों की महत्ता के ऊपर बनाए। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फिक्शन है, फिल्म है, एक कहानी है, पटकथा है, कैरेक्टर्स हैं, और वो डिस्क्लेमर पहले लिख दिया जाता है वहाँ पर। डिस्क्लेमर तो आप जानते ही ना कि ये कथानक एक काल्पनिक बात है, इसके कैरेक्टर से हमारा जाने अनजाने के अंदर है, तो हमारा कोई वो नहीं, तो वो ये है। और बात ये उठती है, एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, तो क्या एक मुस्लिम परिवार भारतीय गणराज्य का हिस्सा नहीं है क्या? बिल्कुल, बस हम उसकी कहानी कह रहे हैं। डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर को अच्छा लगा, प्रोड्यूसर ने कहा नहीं हमें फिल्म बनानी है, हमें सब्जेक्ट पसंद है ये, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, धमकियां कहाँ कहाँ से आई? धमकियाँ तो काफ़ी जगह से, सारे इंस्टाग्राम में आई, हमारे व्हाट्सएप पे आया, कॉल भी आया, परितोष जी को भी कॉल आया, हमारे यहाँ एक और एक्टर है राहुल बग्गा जी, उनको आया, हमारी एक्ट्रेस को काफ़ी सारे धमकियाँ आए, उनको रेप थ्रेट्स का, रेप करेंगे, गला काट देंगे, बहुत सारी धमकी आई है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया हुआ है और सारे फाइल बना के दिया है मैंने धमकियों का वहाँ पे हमारे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है और इनफैक्ट शुरू है धमकी गालियाँ। हमारे ये जो राइटर हैं, अपना डायलॉग राइटर है सूफी खान, इनको भी काफ़ी सारी धमकी आई, हमें भी सूफी आई। खान हो, मतलब वही खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन बात वही है, मेरे तो ऐसे ऐसे स्पेशल वीडियोस एडिट कर करके बनाए जा रहे हैं आईसिस स्टाइल में कि गर्दन वर्दन पे लगा के कि आदमी एक बार देख ले तो घबरा के देश छोड़ के ही भाग जाए, इस टाइप के वीडियोस अगर आप देखेंगे। लेकिन सर आपका भी वीडियो आया था, आपने अपील भी की थी कि इस फिल्म के बारे में बताया था, 3 मिनट का वो वीडियो था कि किस किस तरह से धमकी मिल रही है, तो आपको भी डायरेक्टली कोई कॉल्स, कोई मैसेजेस? भैया, अमित भैया, एक तो सबसे पहली बात कि आपको पता है मैं पिछले साल भी वही था और अभी तो उम्र बढ़ गई है, लेकिन मुझे सोशल मीडिया से या किसी फिल्म से या टीवी से, चैनल से मुझे कोई मतलब ही नहीं, मैं दिखता ही नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको बता, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बोला धमकी मिल रही है, मैं इसका इंतज़ाम करूँगा। तो मैंने वही वीडियो बना के भेजा। मेरे प्रोड्यूसर ने, ये बैठे हो ना भोले बाबा, बी फॉर बिरिंदर, इन्होंने भैया आप और डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ? उसके पीछे जिस दिन मेरी आनी होगी आप बचा नहीं पाओगे, और जिस दिन मेरे को जाना नहीं है उस दिन किसी माई का लाल मुझे भेज नहीं सकता है। सीधी सिंपल से नियति पूर्व निर्धारित है, कौन करता है मुझे मालूम नहीं है, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, परंतु सत्य जान गया हूँ, इसलिए किसी को अब्यूज़ करना, निंदा करना, तिरस्कार करना, तौहीन करने से फ़ायदा क्या है? तो धमकियाँ ही आने दीजिए। को महाराष्ट्र सरकार का बहुत आभारी हूँ, भारतीय सरकार का आभारी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री और हमारे माननीय जो कमिश्नर हैं उन सब का बहुत अनुग्रहित हूँ, उन्होंने तो सिक्योरिटी दे दी। अब उसके भैया सिक्योरिटी के बावजूद लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं? बिल्कुल, खत्म हो गए। जिस दिन आनी होगी उसे बचा नहीं पाएंगे। हमारे जो क्रिएटिव राइटर, डायलॉग राइटर हैं श्री सूफी खान साहब, वो मुसलमान हैं, ठीक है, और जिन लोगों ने धमकियां दी हैं, जिन लोगों ने थ्रेट कॉल दिया है, इस तरह की फाहिश बातें ख़वातीन के लिए की हैं, मुझे डाउट है कि उनमें से 90% लोगों ने कुरान पाक की वो उस तरह से अध्ययन किया होगा, या सही बुखारी का, या तफसीर का, या शरिया का, या अल हदीस का उस तरह से चिंतन मनन अध्ययन किया होगा जैसे सूफी खान ने किया है। और ही इज़ अ मोमिन, सच्चा मुसलमान है। लेकिन उनका कहना है वक्त के साथ हम सबको चेंज होना है। पहले हमारे पास पैदल चलते थे, उसके बाद पाँवों का एक्सटेंशन हुआ, चक्का आया, पाँवों का एक्सटेंशन था ना, चक्के के बाद मोटर गाड़ी आने लगी, साइकिल आने लगी, साइकिल के बाद कार आ गई। हमारे पैरों के एक्सटेंशन ने उड़ना सीख लिया। तो फिर अगर सब कुछ अगर हम उस हिसाब से करने लगे और वक्त के साथ नहीं बदले, तो हमको फ्लाइट में भी चलना बंद कर देना चाहिए। बस वक्त के साथ हमको बदलना है, हमारी सोच बदलनी चाहिए, और हमारी श्रद्धा, समर्पण, अकीदत, एहतराम वो रखते हुए आप अपनी सोच बदल सकते हैं। ये कहने का मतलब। एक परितोष पे, आप लोग फिल्मी लोग हैं, फिल्में बनाते हैं, आपको पता है कि किसी चीज़ पे प्यार भी मिलेगा और किसी चीज़ पे गुस्सा भी मिलेगा और नफरत भी मिलेगी, लेकिन फैमिलीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान भी होती हैं इन चीज़ों से। तो आप सबसे ये सवाल रहेगा कि परिवार का क्या रिएक्शन था, परिवार कितना परेशान हो? क्योंकि आप तो ठीक है, आप तो कह देंगे कि हाँ भाई हम तो मतलब हमने
झंडा बुलंद कर लिया, हम तो ये बनाएंगे, बट फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान, अभी हर आधे पौने घंटे पे फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ हो भैया, क्या कर रहा है, खाना खाया नहीं खाया। पहले नहीं इतने कॉल्स आते थे, हाँ वही, क्योंकि वही है कि फैमिली तो फैमिली, अब चुपचाप अब नहीं खुल के बोल पा रहे हैं कि भाई हम इसलिए फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन हमको इंटेंशन तो पता चल ही रहा। तो हर घर में मुझे लगता है सब फैमिली की यही बातचीत है कि सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि इतने इतने क्रूएल वीडियोज़ है ना कि अच्छे से अच्छा आदमी भी घबरा जाएगा। तो वो वही वाली बात है ना, जब बाहर गए, देश के बाहर फिल्म को लेके गए तो आंखों पर बिठाया, जब देश में वापस आए तो अपने लोगों ने इस तरीके की बातें की, तो दुख वाली बात है, वे दूर हो और जाएंगे। हम भारतीयों ने इस तरह के उग्रवाद का बहुत सामना किया है। 26/11/2008 को जी, वहां चर्च गेट पर जब आतंकवादियों का आक्रमण हुआ, उसमें कितने मुस्लिम बहन भाइयों की लाशें गई हैं। आतंकवाद की गोली नहीं देखी। बिल्कुल 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 नहीं देखती। वहां पे हर भारतीय वहां पे खड़ा था। वो जो ट्रेन पकड़ने वाली हमारी फातिमा बीबी थी, वो ये नहीं सोच के पकड़ रही थी कि ये हिंदू ड्राइवर ट्रेन चला रहा है। मेरे देश की ट्रेन है। हमारे सूफी खान साहब एक तर्क सामने बिल्कुल सही रखते हैं, वक्त के साथ साथ चेंज होना है, क्योंकि जब आप ज़ियारत करने के लिए, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए पाक मुकद्दस जगह मक्का मदीना में जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम सलाम करके आएंगे, बोसा लेंगे, उस वक्त पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उस पासपोर्ट पर फोटो लगा होता है। अगर हम सब उस डॉक्ट्राइन के हिसाब से कहने तो ये तो फॉरबिडन है। पासपोर्ट पे फोटो लगा होता है और वो पासपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ना, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष की दृष्टि में भारत के नागरिक हैं आप। बिल्कुल, बस ये है। अब कंट्रोवर्सी से हटकर कुछ थोड़े से क्राफ्ट की भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम फिल्मी लोग हैं। प्लीज करें। हाँ, अल्टीमेटली हम तो परितोष भाई, इस फिल्म के जरिए आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्नू सर के सामने एक्टिंग करना कैसा होता है? सबसे ज्यादा आसान। नहीं, मैं वो उनकी मुस्कान कुछ कह रही है, क्योंकि मैं बताऊं, इनका इंटरव्यू करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत पढ़ के आना पड़ता है। एक एक चीज़ जो है वो कायदे से रखी होनी चाहिए, क्योंकि इनको सब याद होता है। ये गूगल है। तो आप बताइए, एक्टिंग करना इनके सामने कैसे? इनके सामने शाणापन दिखाना मूर्खता है। हाँ, तो वो तो है ही, वो तो मैं बोल ही ये अगर आपने कुछ अटेम्प्ट किया कि मैं ऐसा करता हूँ इनको पकड़ा ना जाए, मैं नकली रोने कर लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, या झूठी कहानी कि सर मैंने वो फिल्म देखी तब से मैंने एक्टिंग, ये तुरंत पकड़ लेंगे। आप सरेंडर हो जाओ, ये सिखाएंगे, एकदम सिखाएंगे आपको, और आप अच्छा करो आपको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे इन्होंने पार्टी दी सर ने। हाँ, ऐसे ही मेरा पहला दिन है शूटिंग का, तो बोले आजा खाना खाते हैं। आप सोचो ना, उन्होंने आसान कर दिया ना। मतलब ये सीनियर है, देखो जो उस्ताद लोग होते हैं उनको पता है कि इसके मन में क्या चल रहा होगा, ये कितना घबराया हुआ होगा, या ये कोशिश भी कर रहा होगा कि मेरी वजह से कुछ कट ना हो, मेरी वजह से खराब ना हो। तो उन्होंने सारा ईज कर दिया। मैं इनका बेटा बना था, मैं इनका बेटा हूँ, ये सिनेमा की कमाई है मेरे लिए। अरे ये परितोष भैया की महानता है, बड़प्पन है। नहीं, मैं ईश्वर की सब झूठ नहीं बोल रहा, और झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है कि आप मुझे इतना मान और सम्मान दे रहे हैं। मेरा काम, एक बार क्या हुआ कि एक बहुत महान एक गायक मेरे शो में सामने आके बैठ गए, और मैं कुछ गा रहा था, और एक जगह के ऊपर पीछे मेरे साथ जो को होस्ट्स होते हैं, उनका नाम उद्भव ओझा था। उद्भव ने ऑफ माइक सडनली चलते हुए कि वो था कि दर्द दिल में कमी नहीं होती, दर्द दिल में कमी नहीं होती, आंख फिर भी कभी नहीं रोती। दर्द दिल में कमी नहीं होती, आंख फिर भी कभी नहीं रोती। और उसके आगे के शेर हैं, एक दिन मजनू जो जंगल में गया, एक दिन मजनू जो जंगल में गया, पढ़ रहा था वहां एक आदमी नमाज, कर रहा था वो नमाज हकदा। मजनू जो उसके सामने होकर गया, बोला वो तुझको इस फेल की दूं क्या सजा, बोला वो तुझको इस फेल की दूं क्या सजा, मेरी आंखों के सामने गया तू निकल, मेरी इबादत में पड़ गया खलल।
मेरी आंखों के सामने गया तू निकल, मेरी इबादत में पड़ गया खलल। बोला मजनू इश्क लैला में सरासर चूर था, बोला मजनू इश्क लैला में सरासर चूर था, देखने से मैं तुझे मजबूर था। बोला मजनू इश्क लैला में सरासर चूर था, देखने से मैं तुझे मजबूर था, मगर तू खुदा की याद में कैसा डूबा, अपनी आंखों से रहा मुझको बराबर देखता। मगर तू खुदा की याद में कैसा डूबा, अपनी आंखों से रहा मुझको बराबर देखता। बंदगी और होश सजदे का, जा इस तरह बंदगी नहीं होती, दर्द दिल में कभी नहीं होती। सामने गुरुजी बैठे हुए थे, उसने एक झंझोटी राग में आलाप लेने की कोशिश की और डर गया कि सामने गुरुजी भीमसेन जोशी बैठे हों। तो मैंने कहा एक बात सुनो, जब गुरु सामने बैठा हो, उस्ताद सामने बैठा हो, तो शेर की तरह गरजो, क्योंकि अगर गलती करोगे तब भी गुरु संभाल लेगा। अगर वो सदगुरु है तो सब संभाल लेगा, क्योंकि अगर वो सदगुरु है और टुच्चा है वो, तो फिर तो वो जाता है मैं गुरु हूं। नहीं, गुरु का काम यह है कि जहां वो बैठ जाए, उसके सोहबत में, उसकी उपस्थिति में आप कहो मैं दुनिया का बादशाह हूं। आप समझे ना? तो एक बार क्या हुआ कि पर्णकुटी के द्वार पर राम और लक्ष्मण ने दस्तक दी। दस्तक, अंदर गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे, अंदर गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे। दस्तक द्वार पे दी तो अंदर से गुरु की आवाज आई, कौन? तो राम और लक्ष्मण बोले यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं, यही जानने के लिए तो आपके पास आए। गुरु कम नहीं था, सदगुरु था। गुरु वशिष्ठ बोले द्वार खुला है, अंदर चले आओ, तुम जैसे शिष्य पाकर गुरु धन्य हो जाता है। इस फिल्म में अगर मेरा जो भी काम अच्छा लगेगा तो ये दोनों का पैर में छू रहा हूं। अरे मेरा ये पैर मत मेरे छुओ कारण भाई। है। अनु सर ने मुझे वो हिम्मत दी है कि करो। मेरा इस फिल्म का मुझे जो लग रहा है कि जो एक सीन अच्छा बन पड़ा, कर पाया, वो सर के साथ है और सर के योगदान के बिना वो नहीं हो पाता। तो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि सर ने उस शॉट के बाद बोला कि अच्छा था। नहीं बहुत वो मेरे लिए वो अच्छा उनका अब ये बोलना मैं फ्रेम करा के रखूंगा अपने मन में। बहुत अच्छा था। आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मेरी आंख भर गई, इन्होंने ऐसी बात बोली ना सर। मतलब मैंने सर गुरु धन्य हो जाता है, ध्यान रखना। अगर शिष्य, वही कहा, तुम जैसे शिष्य पाकर गुरु धन्य हो जाता है। अगर गुरु सामने खड़ा हो ना अमित भैया, तो समझ लेना 56 इंच का सीना है और पूरी दुनिया के अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हाथ में, अगर सदगुरु है तो। वो बिल्कुल, अगर सदगुरु है। यहाँ पे अभी बात से देखो, मैं तो सोच के नहीं आया था कि यहाँ पे ये जगह मुड़ जाएगी। यहाँ पर निजामुद्दीन में, यहाँ पे जो सोए हुए हैं, जिनकी दरगाह है हजरत निजामुद्दीन औलिया, हाँ, उनके शिष्य थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, मतलब जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत है, ऐसे हैं हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। तो एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हजरत अमीर खुसरो को बुलाया कि खुसरो इधर आओ, इधर आओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आज नमाज के बाद जो दुआ करना, तो अल्लाह ताला से मेरी लंबी उम्र की दुआ करना। तुम अल्लाह ताला से कहना कि मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे पीरो मुर्शद को, ऐ अल्लाह, ऐ मौला, लंबी उम्र देना। तो कहने लगे मैं तो हमेशा आपकी उम्र दराजी की दुआ करता हूं। कह रहा इसलिए कि अब दुआ जरूरी हो गई है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इतनी बढ़ चुकी है खुसरो कि मेरे जाने के बाद तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रहोगे। और हिस्ट्री गवाह है कि गुरु पीर मुर्शद हजरत निजामुद्दीन औलिया के वफात के बाद 6 महीने के बाद चेला भी चला गया। इसलिए कह के गए थे, मैं तुम्हारी जियारत, तुम्हारा सजदा कबूल नहीं करूंगा जब तक कि तुम मेरे शिष्य की दरगाह पर जाके मत्था नहीं टेकोगे। सर ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है सर। मतलब ये जब तक अन्नू सर कुछ ऐसा नहीं सुना देते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मज़ा नहीं आता, या मतलब हमें, हाँ। तो मैं आपको वही बात बता रहा था, मैं सर को शायद पता सालों से फॉलो करता हूँ। तो एक बार बहुत साल पहले मुलाकात हुई थी, तब इंटरव्यू वगैरह करते नहीं थे, तो एक फ़ोटो खिंचवाई थी, बहुत साल तक उसको प्रोफाइल पिक्चर बना के रखा। तो फिर एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, पहले मैंने मेल किया उनको, तो इन्होंने किसी पे डाइवर्ट किया, तो वक्त नहीं था। मैंने कहा ठीक है सर, इंतज़ार करेंगे, मतलब अब सर के इंटरव्यू के लिए तो अब सालों साल इंतज़ार करते हैं। तो मैंने इंटरव्यू किया, हो गया, ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू में तारीफ़ की,
तो मैं उसी में मैं बहुत खुश हो गया। फिर 20-25 दिन बाद सर ने फ़ोन किया, मतलब सर के जो मैनेजर हैं उनका फ़ोन आया कि सर बात करेंगे। तो मैं एकदम मतलब मैं कहा भाई क्या मतलब, तो सर ने जो है 2-2.5 मिनट मुझे कहा कि नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा था इतने वक्त से, तो मतलब मैं शायद उनकी बात भी पूरी नहीं सुन, मैं इतना इमोशनल हो गया। मैंने कहा सर मेरे लिए ऑस्कर मिलने जैसा। नहीं, जो आपने किया आप उसको आप बिल्कुल सही ईमानदारी से बात करिए, बहुत बढ़िया। मैं आपकी फीलिंग्स भी बिल्कुल समझ सकता हूँ। आप मुझसे जल भी सकते हैं, मैंने ज्यादा वक्त बिताया है। नहीं, मुझे फिर से मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, मतलब मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और उम्मीद करते हैं सर कि जिस नियत से आपने ये फिल्म बनाई है, जो आपने बड़ी सारी बातें आपने क्लियर कर दी कि क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, तो एक ही लाइन में आपने चीज़ जो है वो क्लियर कर दी, सारे सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि जब फिल्म रिलीज होगी तो जो आप पहुंचाना चाहते हैं, जो स्टैंडिंग ओवेशन विदेशों में मिल रही है, जो प्यार वहां मिल रहा है, वही यहाँ भी मिलेगा। उससे भी बड़ी बात कि सर ने इस फिल्म में मतलब म्यूजिक भी दिया है, और बहुत दिन बाद कोई अच्छी कव्वाली आई है नातिया कलाम के बारे में, जो सर ने अपने मतलब ओठों से गाया भी है, म्यूजिक भी दिया है, कंपोज भी किया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छा कव्वाली लोगों को देखने को मिल रहा है फिल्म के जरिए, और एक बड़ा अच्छा मतलब बहुत दिन बाद एक अच्छे कुछ सॉन्ग आए हैं जो सर ने गुनगुनाया है, उस 7 तारीख के बाद दिखेगा। साक्षरी सर ने ही दुनिया को सिखाई है, और वो मतलब वो अभी तक चलती है, जब भी परिवार बैठता है तो यही होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ म्यूज़िक के बारे में अपनी फिल्म के लिए, कि हमारी फिल्म के गाने पहले शूट हुए हैं और रिकॉर्ड बाद में हुए हैं, उस तरीके से हम हमने। लोग पहली बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा तफसील से बताइए। सर में थोड़ी कुछ वर्ड थी, वो भी सर की हमारी आंटी तीसरी कव्वाली के पूरा गज़ल ही माता जी की लिखी हुई है, उसको मैंने कव्वाली स्टाइल में कंपोज किया। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरी माता जी उसको हल्का सा, मैंने बहन सीमा कपूर खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उससे कहा, मैंने कहा बहन ज़रा मुझे बता कि माँ तरन्नुम में किस तरह से करती थी, तो हल्का सा उनका कंपोजिशन पूरी तरह नहीं, उसको फिर वो तो तरन्नुम में पढ़ा करती थी मुशायरों में। तो मैंने गोरख कल्याण बहुत शॉर्ट राग है, 5 सुरों का राग है, बिल्कुल बहुत महदूद सा राग है, उसके अंदर कव्वाली की है कि अहले दिल चुप हो गए, अहले दिल चुप हो गए, अहले ज़ुबां चुप हो गए, सुन के अफसाना मेरा अफसाना खां चुप हो गए, शब की तन्हाई में शबनम जाने क्या आया ख्याल। ये आप देखिएगा जो मेरी बीवी के ऊपर वहाँ गया है, वो सर वो ये सोच नहीं पा रहे हैं, शब की तन्हाई में शबनम जाने क्या आया ख्याल, हम उन्हें आवाज देकर नागहां चुप हो गए। क्या बात। अरे सर, ये औरत की ट्रेजेडी की बात करती है हमारे 12 फिल्म, उसकी इक्वल राइट्स की बात करती है। वक्त आ गया है कि हम हमारे घर की जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, उनका सम्मान करना सीखें। तो उम्मीद यही है कि जो चीज़ें आपने यहाँ उठाई, जी। जिन मुद्दों पे आपने ये फिल्म बनाई, वो मुद्दा पहुंचेगा फिल्म रिलीज होने के बाद 7 जून को। 7 जून को बस आप ना सभी कि वो कुछ जो हम कमेंट्स में देख रहे हैं। प्लीज 7 जून तक का वेट कर लीजिए, आपको फिल्म बहुत प्यारी लगेगी। ये नफरत छोड़कर प्यार में भरकर फिल्म देखने जाइएगा, आप हम सभी लोगों को गले से लगाएंगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।